नमस्कार, निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेंस थ्रू एनसीईआरटी इस सीरीज में अभी हम लोग आर्ट एंड कल्चर को जो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें मौर्योत्तर कालीन कला, इसी मौर्योत्तर कालीन कला के तत्वों को हम लोग देख रहे थे। पिछले क्लासों में हमने स्तूप कला को देखा है, ठीक है, जिसमें कि सांची और भारूत स्तूप का अध्ययन किया है। वहां से जो प्रश्न बनने की संभावना थी, हमने उस पर भी चर्चा करी। आज हम एक प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं और वो प्रश्न है कि मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में मूर्ति कला शैली की यात्रा का वर्णन करें। अब देखिए, प्रश्न देखने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि प्रश्न आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों को यह लग रहा होगा कि मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत में मूर्ति कला की जो शैलियां डेवलप हुई, उसमें एक थी गंधार और दूसरा थी मथुरा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और दक्षिण भारत में जो मूर्ति कला की शैली विकसित हुई, उसे हम कहते हैं वेंगी शैली या इसी को अमरावती शैली भी कहा जाता है। ठीक है, या अमरावती शैली। अब आपको इतना तो जानकारी है, लेकिन क्या प्रश्न इतना ही पूछ रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में मूर्तिकला शैली की यात्रा का वर्णन, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। यात्रा का वर्णन, यह यूनिक शब्द है। यात्रा का वर्णन का क्या मतलब है कि मूर्तिकला शैली कैसे मौर्योत्तर काल में ही अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रही। गंधार मूर्तिकला शैली जब शुरू हुई तब उसकी मूर्तियां कैसी बनती थी, और बाद में मौर्योत्तर काल के ही टाइम में बाद में उसमें मूर्तिकला शैली में क्या क्या भिन्नता आई, मथुरा मूर्तिकला शैली में क्या क्या परिवर्तन हुए, और वेंगी मूर्तिकला शैली में क्या क्या परिवर्तन हुए। यूपीएससी अब इन प्रश्नों की चर्चा करेगा। क्यों करेगा चर्चा? क्योंकि ऑलरेडी गंधार और मथुरा कला शैली के बारे में यूपीएससी बार बार पूछ चुका है, तो अब वो एक कदम आगे जाएगा। और इस प्रश्न का खूब बढ़िया उत्तर आपके टीचर ने भी नहीं पढ़ाया होगा, आपने पढ़ते समय नोटिस भी नहीं किया होगा किसी स्टैंडर्ड बुक में। लेकिन मैंने कहा ना कि एनसीईआरटी ऐसी किताबें हैं कि अगर एनसीईआरटी पर ध्यान दिया जाए तो एनसीईआरटी आपको मेंस पास कराने के लिए बहुत हद तक सफिशिएंट किताबें हैं। और ये एनसीईआरटी जो 11वीं क्लास की फाइन आर्ट की पुस्तक है, वह इस प्रश्न को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करती है। अब आइए हम लोग एनसीईआरटी की ओर जाते हैं और इसी प्रश्न के उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए। हम लोग पिछले क्लासों में जो चर्चा कर चुके थे, अब उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत में मूर्ति कला शैली के विकास की। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में ईसा की पहली शताब्दी में जो फर्स्ट सेंचुरी थी, उसी में उसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। और उस काल में हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि उत्तर भारत में कहा, उत्तर भारत में गंधार और मथुरा। ठीक है, और दक्षिण भारत में कहा, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के बेंगी में। ये जो तीन शहर थे मौर्योत्तर काल में, यह कला के बहुत बड़े केंद्र के रूप में मौर्योत्तर काल में विकसित हुए। ठीक है, और ये कला के केंद्र के रूप में विकसित होने का परिणाम क्या रहा कि अब तक मौर्योत्तर काल से पहले जो बुद्ध की मूर्तियां बनती थी या बुद्ध को कहीं भी दिखाया जाता था तो उन्हें एक प्रतीक के तौर पे दिखाया जाता था। लेकिन पहली बार
गंधार और मथुरा कला तथा बेंगी कला शैली के निर्माण के साथ बुद्ध को अब मानव रूप में भी दिखाया जाने लगा। क्या किया जाने लगा? बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को अब मानव रूप मिल गया। इससे पहले बुद्ध को प्रतीक के रूप में दिखाया जाता था। जैसे सांची और भारहूत स्तूप पर जो मौर्यकालीन अवशेष हैं उसमें बुद्ध को कैसे दिखाया गया है? उनके जन्म को दिखाना है तो हाथी के रूप में दिखाया गया है। गृह त्याग को दिखाना है तो खाली रथ पर घोड़े के साथ दिखाया गया है। ज्ञान प्राप्ति दिखाना है तो पीपल का वृक्ष दिखाया गया है। अगर उनको अपने जो प्रथम उपदेश दिए हैं उसको दिखाना है तो चक्र को दिखाया गया है। उनके मृत्यु को दिखाना है तो स्तूप को दिखाया गया है। तो इसका मतलब बुद्ध को मानव रूप में कहीं नहीं दिखाया गया था मौर्योत्तर काल से पहले। लेकिन मौर्योत्तर काल में जब गंधार और मथुरा और वेंगी शैली का निर्माण हुआ तो इन शैलियों के विकास के साथ ही अब जो स्तूपों पर मानव आकृति बनने लगी, अब स्तूपों पर बुद्ध की अगर आइडेंटिटी बनानी होती थी तो अब बुद्ध को प्रतीकों के साथ नहीं बल्कि बुद्ध को मानव के रूप में दिखाया जाना शुरू हो गया। ठीक है, यह बात तो एकदम स्पष्ट रहेगी आप लोगों को। देखिए, मथुरा और गंधार शैली पर लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन अभी भी बेंगी और अमरावती शैली पर सफिशिएंट पर्याप्त प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो हो सकता है यूपीएससी इंडिपेंडेंटली बेंगी और अमरावती शैली पर भी प्रश्न पूछ ले। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगली बार यूपीएससी जब प्रश्न पूछेगी तो यूपीएससी का प्रश्न अगली बार यही होगा कि भारत में मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो मूर्तिकला शैली विकसित हुई उसकी यात्रा का वर्णन करें। यह प्रश्न बहुत अधिक संभावित है कि अगर कला से यूपीएससी प्रश्न पूछती है तो इसी को पूछेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जब कला शैली का विकास हो गया तो अब बुद्ध को प्रतीकों के स्थान पर मानव रूप में दिखाया जाने लगा। ठीक है, जो गंधार मूर्तिकला शैली विकसित हुई, गंधार मूर्तिकला शैली जो विकसित हुई, हम सभी जानते हैं अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कि गंधार मूर्तिकला शैली जो वर्तमान में पाकिस्तान का गंधार क्षेत्र है वह भारत और कुछ विदेशी शैलियों के मिक्सचर के रूप में डेवलप हुई। मतलब भारत की परंपरागत जो मूर्ति निर्माण कला थी उसके साथ जो गंधार के क्षेत्र में सक्रिय थी और उसके साथ साथ कुछ विदेशी कौन कौन? बैक्ट्रियाई, पार्थियाई और गंधार। इन तीनों शैलियों के मिलने से जो शैली विकसित हुई उसे हम कहते हैं गंधार मूर्तिकला शैली। ठीक है, ये पार्थियाई और बैक्ट्रियाई को इसको आप इंडो ग्रीक और रोमन समझ सकते हैं। ठीक है, तो रोमन और इंडो ग्रीक और गंधार की स्थानीय तीन मूर्तिकला शैलियों के परस्पर मिलने से एक शैली विकसित हुई और उस शैली का नाम क्या हो गया? गंधार मूर्तिकला शैली। ठीक है, तो इसमें क्या था? गंधार में विदेशी तत्व भी शामिल थे, लेकिन जो मथुरा मूर्तिकला शैली विकसित हुई, मथुरा मूर्तिकला शैली में स्थानीय परंपरा ही प्रबल रही। मतलब मथुरा मूर्तिकला शैली पूर्ण रूप से भारतीय मूर्तिकला शैली के रूप में विकसित हुई। इसमें कोई विदेशी तत्व का समामेलन, विदेशी तत्व का घालमेल नहीं था। ठीक है, अब आते हैं कि भाई मथुरा मूर्तिकला शैली, गंधार मूर्तिकला शैली विकसित हुई, कहां से इनके साक्ष्य मिले? तो मथुरा मूर्तिकला शैली का जो आरंभिक साक्ष्य है, ठीक है, मथुरा मूर्तिकला शैली का जो आरंभिक साक्ष्य है वह पंजाब में संघोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियों से दिखता है। अब ये सामने आपको एक मूर्ति दिख रही है। ठीक है, यह मूर्ति पंजाब के संघोल की है और यह मथुरा मूर्तिकला में बनाई गई है। समझिएगा, नोटिस करिएगा चीजों को कि मथुरा भारत के लगभग सेंटर के आसपास है, मध्य में, उत्तर भारत के विशेष करके मध्य में। तो उत्तर भारत में जो शैलियां मूर्तिकला के रूप में विकसित हुई वह मथुरा से प्रभावित होकर के विकसित हुई, और जो पाकिस्तान में शैलियां विकसित हुई वह गंधार मूर्तिकला शैली से प्रभावित होकर के विकसित हुई। हालांकि जल्दी ही गंधार मूर्तिकला शैली समाप्त भी हो गई। तो पहली प्रारंभिक शैली की जो मूर्तियां बनी वो पहले तो मथुरा में बनी और मथुरा के बाद फिर पंजाब के संघोल में मूर्तियां बननी शुरू हुई, और ये क्या हुई? ये मथुरा मूर्तिकला की पहचान बनी। अब देखिए, इस मूर्ति में आप देखेंगे कि ये एक महिला है, संभवतः नर्तकी है। ठीक है, यक्षिणी इन्हें कहा जाता है। इनका पोजीशन देखिए, पोजीशन क्या है?
हाथ ऐसे है, मतलब नृत्य की मुद्रा है। शैली त्रिभंग है, दिख रहा है ना, ये चेहरा देखिए ऐसे है, कमर देखिए, कमर बाहर निकला है ऐसे है, फिर पैर देखिए ऐसे है। तो ये 3 डायमेंशन है, शरीर 3 भाग में मुड़ा हुआ है, इसको त्रिभंग शैली कहते हैं। भगवान कृष्ण के नृत्य शैली के साथ इस शैली का नाम पड़ा त्रिभंग शैली में ये मूर्तियां बनी हुई हैं संघोल से। तो अब प्रश्न क्या था, यूपीएससी ने हिस्ट्री ऑप्शनल में पिछले साल मैपिंग का क्वेश्चन जो पूछ लिया था उसमें यही संघोल का प्रश्न पूछ लिया था, लेकिन बच्चे अपडेट ही नहीं थे। बच्चे अपडेट किस लिए नहीं थे? क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। अब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी में इतना विस्तृत नॉलेज है कि आप इनको पढ़ करके ऑप्शनल के स्तर तक का आंसर लिख सकते हैं। सोचिए, इस मूर्ति को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि कलाकार काफी उन्नत है। देखिए पैरों में भी, यहां पर पैरों में भी इन्होंने गहने पहने हुए हैं इतने भरे से, ठीक है। हाथों में भी गहने हैं, इनके उभारों को भी, इनके वक्षस्थल को भी बड़ा दिखाया गया है और इतनी बारीकी से पूरे शरीर को बनाया गया है। यहां देखिए कमर के पास इन्होंने कोई करधनी पहनी है, शेष भाग निर्वस्त्र है। तो इतना बढ़िया प्रदर्शन मथुरा कला शैली का जो संघोल में हुआ, उससे पता चलता है कि इंडिपेंडेंटली रूप से मथुरा कला शैली का जो विकास था वह भारतीय प्राचीन परंपरा से प्रभावित होकर के विकसित हुआ, ठीक है। अब यहां यह ध्यान रखना है कि ये तो चलिए भारतीय शैली में विकसित हुआ, दिख रहा है मूर्ति त्रिभंग शैली है। हड़प्पा में भी जो नृत्य कांस्य की मूर्ति मिली थी, अगर आप लोगों को याद हो तो वो भी ऐसी ही मिली थी। जब हमने हड़प्पा का क्लास करा था तो मूर्ति दिखाया था, सेम इसी पोजीशन में थी, ठीक है। और मथुरा में जो मूर्ति मिलती है यक्षिणी की, वह भी संघोल से, वह भी सेम पोजीशन की होती है। मतलब कि ये प्राचीन भारत से प्रेरणा लेकर के मूर्तिकार ऐसी मूर्तियां बना रहा है। लेकिन जब हम आते हैं गंधार मूर्ति कला में, तो गंधार मूर्ति कला में जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती हैं, इसमें यूनानी शैली की विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब गंधार शैली में क्या है, यूनानी बुद्ध को यूनानी शैली में दिखाया गया है। देखते हैं भाई, ये देखिए यहां पर ये यूनानी शैली के बुद्ध हैं, ठीक है। गंधार मूर्ति कला का यह मूर्ति है। देखिए बुद्ध को कितना सुंदर दिखाया गया है, ध्यानमग्न है। यह किसी भारतीय व्यक्ति का फेस नहीं है, लग रहा है कि कोई पश्चिम का व्यक्ति है और पूरा खाया पिया हृष्ट पुष्ट है, शरीर एकदम तंदुरुस्त है, दिख रहा है पूरा शरीर ढका पड़ा है, बाल घुंघराले हैं, आंख आधे भरे हैं, देखिए नाक एकदम तीक्ष्ण है, दिख रहा है भौहें एकदम सुंदर हैं। तो गंधार मूर्ति कला शैली में जो बुद्ध को दिखाया गया है वो प्रारंभिक चरण में ही, क्योंकि ये कब की है, 3री-4थी शताब्दी की ये मूर्ति बनी है। गंधार मूर्ति कला में बुद्ध को बहुत सुंदर और आभा मंडल के साथ दिखाया गया है। जबकि थोड़ा समय बाद, अर्थात 5वीं और 6ठी शताब्दी, मतलब 100 साल के बाद गंधार मूर्ति कला में ही जब बुद्ध को बनाया गया है, तो यहां देखिए, यहां बुद्ध क्या है, यहां गहने पहने हुए हैं, देखिए मुकुट पहने हुए हैं, ठीक है। गले में भी सोने के या गहने हैं, कपड़े भी राजसी हैं, राजा के वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है। और ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। बुद्ध को देखिए यहां पर, इनके जो चेहरे हैं यह कहीं से भारतीय नहीं है, लग रहा है कि कोई एकदम यूरोप का गोरा चिट्ठा आदमी हो जो कि ध्यान में बैठा हुआ और राजा हो, खूब गहने वहने पहने हुए हो, दिख रहा है आपको, बाजूबंद पहने हुए हैं, शरीर चेहरे पे इधर मुकुट पहने हुए हैं, खूब सुंदर सुंदर गहने, गले में मोतियों ये हार वार पहने हुए हैं। तो गंधार मूर्ति कला शैली में बुद्ध को जो पहले दिखाया गया वह सन्यासी के रूप में दिखाया गया, लेकिन 4ठी-5वीं शताब्दी में, और उसी शैली में जब 6ठी शताब्दी में बुद्ध को बनाया जाने लगा तो बुद्ध को कैसा दिखाया जाने लगा, राजकुमार के रूप में, ठीक है। यात्रा दिखती है कि 3री-4थी शताब्दी में बुद्ध को सन्यासी की तरह, सन्यासी बुद्ध से 6ठी शताब्दी तक अगर गंधार मूर्ति कला शैली में बुद्ध है तो क्या बन गए, सन्यासी से राजकुमार बन गए, ठीक है। अब यहां पर इनके सर पे घुंघराले बाल के स्थान पर क्या हो गया, मुकुट आ गया। आभा मंडल पीछे बना रहा, दोनों में आभा मंडल है, लेकिन यहां
बाजू खाली है, यहां पे बाजू बंद पहने हुए हैं, गहने पहने हैं, गले में हार पहने हुए हैं, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, और कपड़े भी राजसी हो गए। यहां पे कपड़े कम से कम सन्यासी के थे, यहां पे कपड़े राजा के हो गए। तो बुद्ध को सन्यासी बुद्ध से राजा बुद्ध दिखाया जाने लगा गंधार मूर्ति कला में। ठीक है, एक यात्रा दिखती है। जबकि तो ये किसी की पहचान है, ये क्या दिखाता है कि भारत में जब सन्यासी को दिखाना होता था तो भारत में कोई सन्यासी राजकीय वस्त्र पहन करके ध्यानमग्न नहीं होता था। भारत में तो सन्यास का मतलब ही है गृह त्याग कर देना, संपत्ति का मोह त्याग देना, लोभ मोह से दूर हो जाना। जबकि पश्चिम में सन्यास की कोई अवधारणा थी नहीं, इंडो ग्रीक क्षेत्र में सन्यास की कोई अवधारणा थी नहीं। इसीलिए इंडो ग्रीक के जो मूर्तिकार थे, गंधार में आकर के उन्होंने मूर्तियां बनानी जब शुरू की तो उनके लिए एक बुद्ध को जब दिखाने का, क्योंकि वो बुद्ध से मिले तो थे नहीं, तो उनको बुद्ध कैसा दिखाना है, तो भाई बुद्ध बहुत श्रेष्ठ है, राजा के पुत्र हैं तो राजा जैसा दिखाएंगे। उन्हें सन्यास का मतलब ही नहीं पता था। तो गंधार मूर्ति कला में जब बुद्ध को बनाया जाने लगा तो जब सन्यासी भी बनाया गया तो भी खूब सुंदर सन्यासी, और फिर बाद में राजकुमार राजा बना दिया गया। ठीक है, तो ये यात्रा दिखती है दूसरी तीसरी शताब्दी से लेकर के तीसरी चौथी से पांचवी छठी तक बुद्ध का परिवर्तन हो गया गंधार मूर्तिकला शैली में। अब मथुरा मूर्तिकला शैली में क्या था कि मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों, राज सम्राटों और विशेषकर कनिष्क की बिना सिर कटी वाली मूर्तियां और उसके साथ साथ भगवान विष्णु की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। अब मथुरा मूर्तिकला शैली में देखिए, ये मथुरा मूर्तिकला शैली है। ये मथुरा मूर्तिकला शैली में ये कनिष्क हैं, कनिष्क की सिर कटी हुई एक मूर्ति मिली है मथुरा से। ठीक है, यहां देखिए कनिष्क उस काल के राजा हैं, सुंदर राजकीय वस्त्रों में है। लेकिन इस मूर्ति में और गंधार की मूर्ति में आपको एक अंतर दिखेगा। गंधार मूर्तिकला शैली की जो मूर्तियां हैं वह मूर्तियां इन मूर्तियों से सुंदर हैं, बहुत अच्छी बारीकी के साथ बनाई गई हैं, जबकि इनमें उतनी बारीकी नहीं दिखती है। आपको किसी भी मूर्ति में उतनी सुंदर बनावट नहीं दिखेगी जितनी कि गंधार मूर्तिकला में आपको दिखती थी। तो क्यों ऐसा क्यों है भाई, इस बात को लिखते भी रहिएगा। क्योंकि गंधार मूर्तिकला शैली पहले से ही इंडो ग्रीक शैली के साथ विकसित होकर के ही विकसित हुई थी। मतलब उसको भारत में उसका कोई विकास की यात्रा नहीं थी। वह सीधे सीधे पश्चिम में जो मूर्तिकार थे, जो सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वो आए और उन्होंने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। तो पहले से ही ट्रेंड मूर्तिकारों के द्वारा ये मूर्तियां बनी, तो इसलिए गंधार में सुंदर मूर्तियां बनी। और मथुरा में क्या है कि मथुरा में इससे पहले मूर्ति बनाने का कोई सिस्टम नहीं था। तो मथुरा में जब मूर्ति बनाना शुरू हुआ तो दिख रहा है कि ये प्रारंभिक मूर्तिकार हैं जो भारत के प्राचीन परंपरा या भारत के संस्कृति से प्रभावित होकर के अपने मूर्तिकार निर्माण कर रहे हैं। तो उनमें उतनी बारीकियां मथुरा मूर्तिकला शैली में प्रारंभ में नहीं दिखती हैं जितनी कि गंधार में दिखती है। लेकिन फिर भी अंतर क्या है, अंतर देखिए। कनिष्क को यहां जब राजकीय ड्रेस में दिखाया गया है, पत्थर के ढड़ रहे होंगे, टूट गया होगा किसी कारण से, तो एक कनिष्क को दिखाया गया है, तो एक चट्टान के ऊपर कनिष्क खड़े हैं। ठीक है, राजकीय ड्रेस में खड़े हैं। यहां उनके हाथ में तलवार हुआ करता था जो कि टूट गया है। ठीक है, और बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, ये भारतीय परिधान है। यहां देखिए, जब बुद्ध को मथुरा मूर्तिकला शैली में दिखाया गया है तो कैसा दिखाया गया है, एकदम कम कपड़े पहने हुए हैं, दिख रहा है। ठीक है, चेहरा देखिए भारतीय है। सन्यासी जो भारतीय सन्यासी होते हैं जटा बना लेते हैं, वैसे जटा ये भी बनाए हैं। हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ है। ठीक है, सन्यासी की तरह एक हाथ कहां रखे हुए हैं, अपने जांघ पे रखे हुए हैं। और इनके साथ कुछ और बोधिसत्वों को भी दिखाया गया है। ठीक है, जबकि मथुरा मूर्तिकला में इधर देखिए भगवान विष्णु की जो प्रतिमा बनाई गई है, भगवान विष्णु की जो प्रतिमा जो कि इमेजिन की जाती है, जो कि वैदिक काल से एक भगवान विष्णु को दिखाया गया है कि भगवान विष्णु कैसे हैं, पीतांबरधारी हैं, गले में हार पहने हुए हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण के साथ सुसज्जित हैं, शंख चक्र गदा पद्म के साथ हैं। तो यहां पे भी भगवान विष्णु को जब दिखाया गया है तो देखिए सुंदर
मुकुटधारी हैं, बड़ा सा मुकुट है, गले में देखिए हार पहने हुए हैं, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, ठीक है। और ये सुंदर सुंदर देखिए पुष्प के साथ, पुष्प के और हाथों में ये सब पहने दिखाया गया है। तो भगवान विष्णु को एक सुंदर प्रतिमा दिखाने के लिए देखिए कमर पतला दिखाया गया है, दिख रहा है, इधर भी गहने पहने हुए हैं, खूब सुंदर गहनों से लदे हुए भगवान विष्णु को दिखाया गया है मथुरा मूर्तिकला में। तो यहां जो मूर्तियां बन रही हैं इनमें बारीकी से ज्यादा, मूर्ति की बारीकी से ज्यादा किस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि भारतीय परंपरा और भारतीय शैली तथा भारतीयता का भाव इन मूर्तियों में झलक जाए। भगवान विष्णु को जैसा सुंदर दिखाना चाहिए वैसा सुंदर दिखाने का प्रयास है, लेकिन भारतीय, यूनानी और ग्रीक नहीं, अंग्रेज नहीं दिखाने का प्रयास है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध को जब यहां दिखाया जा रहा है तो इनको भी, वहां जो बुद्ध थे वो एकदम हृष्ट पुष्ट थे, यहां बुद्ध एक सन्यासी की तरह है। तो यह भावना मथुरा मूर्तिकला में भाव की प्रधानता है और गंधार मूर्तिकला में बारीकियत की प्रधानता है, चित्रकला की प्रधानता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मूर्तियां मिली है वो हमने देखी। फिर तो अब ये बात ध्यान, एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो गंधार मूर्तिकला में मूर्तियां बनी उनमें से अधिकांश मूर्तियां भगवान बुद्ध की ही बनी, उनमें जैनों और वैष्णव मूर्तियां या फिर सनातन धर्म की मूर्तियां नहीं बनी। लेकिन मथुरा मूर्तिकला जब विकसित हुई तो उसमें बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनी, जैन धर्म की मूर्तियां बनी और सनातन धर्म के विष्णु और शिवलिंग भी बनाए गए, ठीक है। तो जो मथुरा मूर्तिकला थी वह भारत के संपूर्ण कला, संस्कृति, धर्म और संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि गंधार मूर्तिकला में भारतीयता का लगभग बहुत कम प्रभाव दिखता है। यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें बताई गई हैं कि कैसे जो शरीर के वस्त्र होते थे वो कैसे सुंदर सुंदर रहे हैं। जैसे दिखाया गया है कि जो बुद्ध के शरीर के वस्त्र दिखाए गए हैं वो स्पष्ट दिखते हैं और बाएं कंधे को ढके हुए हैं, ठीक है। और इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई। ये मथुरा मूर्तिकला की बात हो रही है कि भगवान बुद्ध एक साइड से कपड़े पहने हुए हैं और गंधार मूर्तिकला में भगवान दोनों साइड से वस्त्र ओढ़े हुए हैं, जबकि गंधार मथुरा मूर्तिकला में क्या है, एक ही साइड से वस्त्र ओढ़े हुए हैं। तो जैसे कि भारत में जो सन्यासी होते हैं वैसे, ठीक है। अब यहां देखिएगा ध्यान से एक बात, यात्रा देखिएगा। ईसा की दूसरी शताब्दी में अब मथुरा मूर्तिकला में क्या चेंज हो रहे हैं। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विषयाशक्ति केंद्रीयता आ गई। अब वही बात जो कि गंधार मूर्तिकला में थी कि वहां पर भावना की प्रधानता समाप्त हो गई थी। प्रारंभ से ही एक सुंदर सजीले नौजवान को दिखाया गया था। मथुरा मूर्तिकला शैली भी जो पहली शताब्दी में विकसित हुई थी उसमें बुद्ध को तो सन्यासी के रूप में ही या फिर विष्णु को भी दिखाया गया था, तो उनमें भारतीयता दिखती थी। लेकिन टाइम बदला और दूसरी शताब्दी का जब शुरुआत चल रहा था तो दूसरी शताब्दी में जब मूर्तियां बनने लगी तो अब उनमें सजीला, संगठित, एकदम बलिष्ठ शरीर दिखाया जाने लगा। मतलब कि अब पुरुष और स्त्री को उनके शारीरिक पहचान के साथ सुंदर बनाने का प्रयास किया जाने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे गोलाई बढ़ गई, जो अगर स्त्री मूर्ति है तो उसके वक्षस्थल बड़े गोल और बड़े बड़े दिखाए जाने लगे और अधिक मांसलता दिखाई जाने लगी। और यह प्रवृत्ति चौथी शताब्दी में भी जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशक में विशालता और मांसलता में कमी कर दी गई, ठीक है। तो मथुरा मूर्तिकला शैली में क्या हुआ कि प्रारंभिक सदी में जो मूर्तियां बनी वह छोटी बनी, विशालता नहीं, छोटी छोटी बनी, विशाल नहीं बनी, मांसलदार शरीर नहीं दिखाया गया, सुंदर, लेकिन उसमें भावना प्रधान रहा। लेकिन जब शताब्दी चेंज हुई दूसरी शताब्दी, तो दूसरी शताब्दी से जब मूर्तियां बनने लगी मथुरा मूर्तिकला शैली में तो फिर परिवर्तन आने लगा और अब मूर्तियों में सजीलापन, सुंदरता, गोलाई, मसलता ये सब दिखाया जाने लगा। लेकिन हम सभी को पता है कि भारत में अगर आपको
भारतीयता की जानकारी है, भारतीय संस्कारों की जानकारी है। तो भारत में जो ऋषि महर्षि ईश्वर की जो संकल्पना है वह सुंदर तो जरूर है, लेकिन जो सन्यासी की संकल्पना है वह बहुत सन्यास मतलब भाव प्रधान है। तो यहां पर मथुरा मूर्तिकला भावना के प्रधानता के साथ विकसित हुई थी और फिर काम प्रधानता की तरफ चली गई चौथी शताब्दी में। लेकिन फिर चौथी शताब्दी तक आते आते लोगों को लग गया कि नहीं नहीं, इन मूर्तियों को भारत में, यह भारत की भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, इसीलिए फिर उनमें परिवर्तन हुआ और फिर उनके आकार में क्या हो गया कि चौथी शताब्दी के अंतिम दशक में उन मूर्तियों की विशालता और मार्शलता में कमी कर दी गई और फिर शरीर सुंदर लेकिन कम मांस वाला और सन्यासी है तो सन्यासी की तरह। जैसे अब बुद्ध मथुरा मूर्तिकला में चौथी शताब्दी के बाद जो बुद्ध बने उनका चेहरा सूखा हुआ है, शरीर जर्जर है, ठीक है, सन्यासी के भेष में है लेकिन शरीर सूखा पड़ा है। तो अब तपस्वी बुद्ध दिखाया जाने लगा। नोटिस करिएगा, राजकुमार बुद्ध गंधार मूर्तिकला, तपस्वी बुद्ध मथुरा मूर्तिकला, और तपस्वी तपस्या करते समय सूख जाता है तो वह भाव भी मथुरा मूर्तिकला में चौथी शताब्दी के बाद बुद्ध को वैसा ही दिखाया जाने लगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि पांचवी और छठी शताब्दी में, ठीक है, पांचवी और छठी शताब्दी में क्या हुआ भाई कि अब वस्त्र भी कम होने लगे। सन्यासी के पास वस्त्र कम होते हैं भाई, साधु सन्यासी के पास। तो अब कम वस्त्रों में बुद्ध को या अन्य भारतीय जो संत महात्मा थे उनको अगर दिखाया जाने लगा तो उनको अब कम वस्त्रों में दिखाया जाने लगा। कब? पांचवी और छठी शताब्दी में। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि पांचवी और छठी शताब्दी में दो चेंज हुए। चेंज क्या हुए कि भारत में मूर्ति कला के दो सेंटर के रूप में क्षेत्रों का उदय हुआ। ठीक है, वो दो कौन कौन से थे? पहला मथुरा मूर्तिकला, तो एक था कि मथुरा से शैली विकसित हो रही है, लेकिन पांचवी छठी शताब्दी में हम सभी जानते हैं कि भारत में गुप्त काल का दौर है और इस काल में मथुरा जो कि मौर्योत्तर काल में गुप्त मूर्तिकला का सेंटर होता था, गुप्त काल तक आते आते उसमें दो सेंटर मूर्तिकला के विकसित हुए। और दो कौन कौन से थे? एक था सारनाथ मूर्तिकला और दूसरा कौशांबी मूर्तिकला विकसित हुई। ध्यान ये रखना है कि ये कोई अलग मूर्तिकला नहीं है, ये दोनों मूर्तिकला मथुरा से ही विकसित हुए हैं, मथुरा शैली से ही अलग अलग निकल करके विकसित हुए हैं। लेकिन एक कौशांबी में विकसित हुई और एक सारनाथ में विकसित हुई और दोनों में कुछ भिन्नता भी रही। ठीक है, तो दो दो शैलियां मथुरा मूर्तिकला के बाद पांचवी छठी शताब्दी मतलब गुप्त काल तक आते आते मूर्तिकला की जो मथुरा मूर्तिकला थी उससे निकल करके दो अलग अलग शैलियां विकसित हुई, एक कौशांबी मूर्तिकला और दूसरा सारनाथ मूर्तिकला। ठीक है, अब सारनाथ मूर्तिकला की जो मूर्तियां थी वो मुख्य रूप से यूपी के वाराणसी, सारनाथ और उसके बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में विकसित हुई। ठीक है, जबकि कौशांबी मूर्तिकला जो थी वह उत्तर प्रदेश के उत्तरी उत्तर प्रदेश और नेपाल के क्षेत्रों में विकसित हुई। ठीक है, तो ये दोनों का क्षेत्र रहा। फिर उसके बाद ये तो हमने देख ही लिया था बुद्ध का। फिर उसके बाद लेकिन बुद्ध जब बनाए जाने लगे तो मथुरा सारनाथ मूर्तिकला में जब बुद्ध बन रहे हैं तो वहां भी उनके सिर के चारों ओर क्या है? आभा मंडल बना हुआ है। ठीक है, लेकिन उनमें अब अलंकरण बहुत कम। अलंकरण कम का मतलब क्या है कि आभा मंडल भी बहुत सुंदर दिखाया जाता था मथुरा मूर्तिकला में, लेकिन अब उनके आभा मंडल को जो प्रकाश पीछे गोलाकार है उसको भी दिखाया जाने लगा कि यह सिर्फ चमकदार कुछ चमक रहा है, लेकिन उसमें सोना हीरा नहीं जड़ित है, वह व्यक्ति के ज्ञान से उत्पन्न प्रकाश है। तो अब यहां पर भावना प्रधान हो गया, अब बुद्ध का ज्ञान प्रधान हो गया, अब बुद्ध की सुंदरता प्रधान नहीं रही। ठीक है, फिर उसके बाद कि सिर के आभा मंडल को जबकि इससे पहले मथुरा मूर्तिकला में बुद्ध को दिखाया गया था तो उनके आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया था। लेकिन जब सारनाथ में, मथुरा के बाद जब सारनाथ में बुद्ध आए तो सारनाथ में बुद्ध के आने के बाद बुद्ध का जो आभा मंडल था वह भी उनके दिव्य तेज से चमकता हुआ प्रकाश भर है, उसमें सोना हीरा चांदी की जड़ावट नहीं दिख रही है। ठीक है,
और इसीलिए फिर आगे यहां जो मूर्तियां मिली हैं इनको अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि इन संग्रहालयों में रखा गया है, ताकि जो मूर्तिकला की यात्रा है उस यात्रा को क्रमिकता के साथ लोगों को बताया जा सके। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। तो गंगा की घाटी में जो मूर्तिकला शैली विकसित हुई, पहले गंगा की घाटी में मथुरा, मथुरा के बाद सारनाथ और कौशाम्बी शैली। लेकिन गंगा की घाटी के दक्षिण में भी तो कुछ शैलियां थी, या उसके अलग हट के भी कुछ शैलियां विकसित हुई, अब उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो गंगा की घाटी से बाहर, गंगा की घाटी से पहला बाहर जो एक शैली विकसित हुई वह है कि स्तूप निर्माण की शैली, जो कि गुजरात में देवनी मोरी का स्तूप है। गुजरात में एक शैली जो कि स्तूप निर्माण कला शैली, जो कि सांची भारहूत से अलग थी, वह गुजरात में विकसित हुई। ठीक है, अब यह ध्यान रखना है कि यहां पर गुजरात में जो स्तूप निर्माण की शैली विकसित हुई उनमें एक अंतर यह था सांची और भारहूत से, कि सांची और भारहूत में स्तूप का जो अंड होता था उस पर मूर्तियां कम बनती थी, लेकिन गुजरात में जो स्तूप बनाए गए वहां पर उनके तोरण द्वारों पर तो मूर्तियां बनी ही बनी, लेकिन उनके अंड पर भी सुंदर सुंदर मूर्तिकला का विकास हुआ। ठीक है, तो ये उत्तर भारत की कुछ मूर्तिकला शैली को हमने देख लिया जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई। अब आते हैं दक्षिण भारत में बुद्ध या फिर दक्षिण भारत में कला शैली की यात्रा। ठीक है, जो उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप लोगों के कोई डाउट होते हैं तो वो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप अपने और कोई सुझाव है तो वो भी बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि इस प्रयास के बाद मेंस में, यूपीएससी के मेंस में आपको कोई भी आपका हाथ पकड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि इतना बढ़िया कंटेंट है इन किताबों में कि आर्ट एंड कल्चर के अगर 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसमें 70 में से 40, 45, 50 नंबर तक ला सकते हैं। इतना अच्छा कंटेंट है इनमें। लेकिन कभी कोई ध्यान से इनको कभी मेंस के स्तर पर मेंस के लिए पढ़ता ही नहीं है, और जो नहीं पढ़ता है वो फिर कम मार्क्स लाता है, और जो टॉपर होते हैं उन सबसे पूछो तो वो एनसीईआरटी को प्रधानता देते हैं। तो इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि आपको मेंस के स्तर पर इस तरीके से तैयार कर दिया जाए कि आपको मेंस की पूरी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो अब आगे कल की यात्रा हम लोग करते हैं, और कल हम लोग दक्षिण भारत में जो बौद्ध स्मारक है उनकी यात्रा की ओर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।